नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। गैरी कास्परोव, विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन शतरंज के खेल के बदलते तेवर के निर्माण। आज सुनते हैं इन तीनों की रोचक यात्रा। रेक्याविक 2004। उस दिन शतरंज के खेल में एक बड़ा तख्ता पलट हुआ। विश्व के महान खिलाड़ी अनातोली कार्पोव एक 13 वर्ष के बच्चे से हार गए, और जब कल उस बच्चे का मुकाबला गैरी कास्परोव से होना है तो शतरंज की दुनिया में खबर छपी, द बॉय बीट्स द बीस्ट। इस तेज शतरंज के मुकाबले में अमूमन जूस लेकर बैठने वाले किशोर मैग्नस कार्लसन उस दिन कोला लेकर बैठे और कास्परोव का इंतजार किया। नियम यह था कि खिलाड़ी देर से आए तो बाजी हार जाए, लेकिन चूंकि यहां बात गैरी कास्परोव की थी तो इंतजार किया गया। कास्परोव तकरीबन 15 मिनट लेट पहुंचे और मैग्नस के पीछे जाकर खड़े हो गए और कहा, माफ करना, मेरी गलती नहीं, आयोजकों ने मुझे समय गलत बताया। पहली ही चाल में कास्परोव गलत चल गए और बाजी कार्लसन के पक्ष में जाने लगी। कार्लसन कुछ देर में उठकर टहलने लगे तो कास्परोव ने नाराजगी से घूरा कि यह क्या बदतमीजी है। आखिर खेल ड्रॉ रहा और अगले खेल में कास्परोव ने मैग्नस कार्लसन को मात कर दिया। कास्परोव ने खेल के बाद कहा, इस बच्चे में मुझे आज अपनी ही अक्खड़ मिजाजी दिखी है। अगर इसे तालीम मिलती रही तो यह अगला कास्परोव जरूर बनेगा। तालीम। कास्परोव ने जब कार्लसन से तालीम की बात कही तो दरअसल एक विश्व विजेता को शायद अपनी विरासत की चिंता थी। उन्होंने कार्लसन को मॉस्को आने का न्योता दिया। जब कार्लसन मॉस्को पहुंचे तो पहले दिन उनसे 2 वृद्ध मिलने आए। एक गैरी कास्परोव के गुरु थे और दूसरे अनातोली कार्पोव के गुरु थे। एक 14 वर्ष के बच्चे की आंखों में उन्होंने बहुत कुछ एक ही नजर में पढ़ लिया। अगले दिन कार्लसन कास्परोव से रूबरू हुए। वहां तमाम कंप्यूटर में बस शतरंज की पहली चाल के अलग अलग रूप लगे थे, और आज तक जितना शतरंज खेला गया उसका दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस वहां मौजूद था। कार्लसन को लगा जैसे किसी फौजी रणनीति कैंप में आ गए। कास्परोव ने पहले ही दिन 4 अभ्यास दे दिए, जिनमें कार्लसन 3 सुलझा पाए और थक गए। कास्परोव ने कहा कि रूसी तब तक नहीं उठते जब तक सुलझा नहीं लेते। कार्लसन ने अपने पिता को फोन मिलाकर कहा, मैंने तो शतरंज खेल खेल में सीखा है, मुझसे ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कास्परोव को ना सुनना बुरा लगा या अच्छा, यह पता नहीं, किंतु कार्लसन का ना कहना एक विश्व विजेता बनने की पहली सीढ़ी जरूर थी। शतरंज का मोजार्ट। शतरंज के मोजार्ट कई लोग कहे गए, शायद इसलिए कि यह खेल छुटपन से ही शुरू हो जाता है। 12-13 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर घूम रहे हैं। लेकिन मैग्नस को मोजार्ट कहने की और भी वजह है। इसकी एक वजह है कि मोजार्ट के पिता लियोपोल्ड और मैग्नस के पिता हेनरिक दोनों अपने अपने गुण बेटे में डाल गए, और बेटा बाप से कहीं आगे निकल गया। दोनों अपनी गाड़ी में सपरिवार यूरोप का चक्कर लगाते और बेटे को खेलते देखते, जीतते देखते। एक संगीत में तो दूसरा शतरंज में उस्ताद बना, और दोनों के पिता ने इसके पीछे अपना निजी करियर काफी हद तक त्याग दिया। तभी मोजार्ट ने कहा, ईश्वर के बाद पिता होता है। लेकिन मैग्नस की शुरुआत देर से हुई। 5 वर्ष तक तो मैग्नस कार्लसन ने शतरंज को हाथ भी नहीं लगाया। यह और बात है कि उस उम्र तक मैग्नस को नॉर्वे के सभी जिले और दुनिया के सभी गाड़ियों के नाम याद थे। मैग्नस भी मोजार्ट की तरह घर में सबसे छोटे और अंतर्मुखी व्यक्तित्व थे, तो जब शतरंज की गोटियां हाथ में आई तो वह उनसे बतियाने लगे। एक 6-7 साल का बच्चा तो एक स्थान पर टिककर नहीं बैठता, जबकि मैग्नस पूरा दिन एक ही छोटी कुर्सी पर बैठे शतरंज खेलते हुए बिता देते। उनके स्कूल में शिक्षिका ने कहा कि इसका विकास रुक गया है। शतरंज खिलाड़ी पिता हेनरिक ने कहा,
इसका विकास तो बस मुझे नजर आ रहा है, यह मुझसे भी कहीं आगे निकल गया है। कुल विषयानंद। विश्वनाथन आनंद को हराना एक वैश्विक रणनीति का नतीजा था या नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन मोहरे तैयार हो रहे थे। हालांकि मैग्नस कार्लसन मात्र मोहरा नहीं थे, लेकिन विश्व विजेता बनने का बालहट तो उन पर हावी था ही। पहले यह माहौल बना कि आनंद नॉर्वे आए, लेकिन आनंद की आंखों में जो आत्मविश्वास, जो अनुभव था, उसमें दुनिया के किसी भी कोने में हराने की कुव्वत थी। उसी वक्त गैरी कास्परोव पुनः कार्लसन के गुरु बनने का जिम्मा लेते। आनंद को अगर कोई मात दे सकता था तो वह थे स्वयं गैरी कास्परोव, लेकिन उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था, स्वयं तो वह अलग हो चुके थे। दूसरी बात यह थी कि भारत और चीन में शतरंज तेज गति से लोकप्रिय हो रहा था। एक नहीं, सैकड़ों आनंद की फौज तैयार हो रही थी। शतरंज का गढ़ हालांकि अब भी रूस था, लेकिन सरताज चेन्नई में बैठा था। दूसरी ओर नॉर्वे कभी शतरंज में खास नामी नहीं रहा। कार्लसन के आसपास भी नॉर्वे में कोई नहीं था। अब यह बच्चों का खेल नहीं था। कार्लसन को वाकई रूसी हथियारों की जरूरत थी। वह वापस कास्परोव के शरण में गए, या यूं कहिए कि कास्परोव ने यूरोपीय सत्ता स्थापित करने के लिए कार्लसन को तैयार करना शुरू किया। लेकिन अब कार्लसन को कास्परोव का ढंग अब भी पसंद नहीं था। आनंद शतरंज के खेल में इकलौते कई मामलों में थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उनका तनाव मुक्त खेल, उनका कूल रहना, मुस्कुराना, गपियाना। शतरंज के अंतर्मुखी खिलाड़ियों के विपरीत था। एक दफे रूस में कार्लसन और आनंद के इंतजामात एक रूसी सुंदर महिला कर रही थी। जहां आनंद उनसे खूब गपियाते, कार्लसन नजर उठाकर भी नहीं देखते। उसने कहा कि इस बच्चे को अब किसी लड़की की जरूरत है, वरना यह आनंद से नहीं जीत पाएगा। यह बात गौर तलब है, क्योंकि आनंद पहले भी मुस्कुराते हुए कार्लसन और तमाम खिलाड़ियों को हरा चुके थे। तो जब आनंद के खेल समझने के लिए उन्हें नॉर्वे आने का न्योता दिया गया, आनंद घूमने फिरने के इरादे से नॉर्वे आ गए। उनके साथ अमेरिका की महिला शतरंज चैंपियन भी ओस्लो पहुंची, और एयरपोर्ट पर ही मैग्नस कार्लसन का बड़ा पोस्टर। दोनों यह देखकर मुस्कुराए और कहा, अरे यह बच्चा तो अब बड़ा हो गया। यह दोस्ताना मुकाबला समंदर किनारे क्रिस्टियानसंड में था, और शहर के तमाम लोग आनंद को देखने आए थे। उस वक्त वह नॉर्वे के सबसे प्रिय खिलाड़ी थे, और सड़क पर लोग विशी विशी चिल्ला रहे थे। आनंद जानते थे कि यहाँ के फ्रेंडली मैच की कोई अहमियत नहीं। वह बड़ी आसानी से कार्लसन से हार गए, खूब खाया पिया और नॉर्वे के ध्रुवीय इलाके घूमने निकल गए। कार्लसन के दोगुनी उम्र के आनंद ने बड़ी चालाकी से अपना खेल छुपा लिया। बिसात ब्रिटानिया। यह तय था कि जो भी लंदन में जीतेगा वही विश्व विजेता आनंद से चेन्नई में खेलेगा। लंदन में विश्व के 8 शीर्ष खूंखार खिलाड़ियों की यह जंग शतरंज की दुनिया में एक यादगार पल है। मैग्नस कार्लसन को यह जंग जीतनी ही थी, लेकिन व्लादिमीर क्रामनिक, जिनको बिग व्लाद भी बुलाते थे, जिन्होंने महान गैरी कास्परोव को सत्ता से बेदखल किया था, उनसे आगे निकलना एक चुनौती थी। शुरुआती खेलों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि व्लादिमीर क्रामनिक ही विश्वनाथन आनंद से खेलेंगे। मैग्नस कार्लसन पूरे समय तनाव में खेले और जैसे तैसे आगे बढ़े। उन्होंने आखिर अपना वह हथियार अपनाया जो बचपन से उनकी ताकत थी, लंबा खेल कर अपने विपक्षी को थका देना। राजाबोव के साथ खेल में हर दर्शक, क्रामनिक और कंप्यूटर तक को यह यकीन था कि खेल ड्रॉ होगा, लेकिन 7 घंटे तक लगातार खेलकर मैग्नस कार्लसन जीत गए। अब क्रामनिक और कार्लसन बराबरी पर थे, लेकिन कार्लसन को इवानचुक, जिन्हें चकी भी बुलाते हैं, ने आखिरी खेल में हरा दिया। कार्लसन हताश होकर अपने होटल चले गए। तभी खबर आई कि अप्रत्याशित रूप से अब तक लगातार हारने वाले इवानचुक ने क्रामनिक को भी हरा दिया। बाजीगर कार्लसन आखिरी खेल हार कर भी अंक के आधार पर टूर्नामेंट जीत चुके थे। शतरंज का निर्णायक युद्ध अब भारत। नवंबर 2013, चेन्नई,
भारत। यूरोप की नज़र में भारत ठीक वैसा ही है जैसा कि झोपड़पट्टियों के मध्य खड़ा चेन्नई का आलीशान हयात रीजेंसी होटल, एक गरीब देश जहां अमीरों के अमीर बसते हैं। मैग्नस कार्लसन ने पूरे विश्व में इतनी आवभगत और शान शौकत नहीं देखी। उनके दरवाजे के ठीक बाहर राइफल लिए सुरक्षाकर्मी देखकर तो वह घबरा गए और अनुरोध किया कि वे दूर रहें। इस खेल में कुछ और विडंबनाएं भी थी। कार्लसन के सहयोगी एस्पेन असल में आनंद की टीम से जुड़ना चाहते थे, लेकिन यह अपने देशवासी से धोखा होता। एस्पेन तो कार्लसन की रग रग से वाकिफ थे। वहीं दूसरी ओर आनंद के सहयोगी शतरंज के ऐसे सेनापति थे जो विश्व विजेता बनते बनते रह गए थे। कार्लसन की टीम को आनंद से अधिक खौफ उनके इस सहयोगी पीटर लेको से था, जो यूरोपीय खेल को गहराई से जानते थे। आनंद पहली चाल क्या चलेंगे यह कार्लसन की दुविधा थी। क्या वह E4 से खेल शुरू करेंगे? आनंद के पास हमेशा एक नया दांव होता। लगभग 11 भाषा बोलने वाला यह अनुभवी खिलाड़ी वाकई शतरंज की दुनिया का मायावी सितारा था। कार्लसन को यह अंदेशा हो रहा था कि आनंद जरूर निम्जो इंडियन खेल यानी D4 से शुरुआत करेंगे और वहां शायद वह फंस जाए। नॉर्वे के अखबार आनंद को टाइगर ऑफ चेन्नई पहले से ही कह रहे थे। मॉस्को में बैठे कास्परोव, जो आनंद को हारते देखने को बेताब थे, ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा, कल से मद्रास में खून बहेगा, खून। अगर यह कहा जाए कि पूरी कायनात आनंद को हराने चेन्नई में जुटी थी तो यह बात शायद गलत नहीं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, यह एक वैश्विक लड़ाई थी। मृदुभाषी और सौम्य आनंद के सर पर लगभग 1 दशक तक यह ताज रहा और उनके मुख्य प्रशिक्षक थे डेनमार्क के पीटर निल्सन। लेकिन जब भारत और नॉर्वे की टक्कर हुई तो निल्सन का स्कैंडिनेविया प्रेम जाग उठा। वह पाला बदलकर मैग्नस कार्लसन के साथ चले गए। वह आनंद का हर रहस्य जानते थे, तो आनंद का हराने का परम ज्ञान उनसे बेहतर कौन देता। आनंद इससे निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने बस एक अलिखित वचन ले लिया कि नीलसन स्वयं चेन्नई में कार्लसन के साथ नहीं आएंगे, और नीलसन ने आनंद को दिया वचन निभाया। वह बीमारी का बहाना बनाकर नॉर्वे में ही रुक गए। लेकिन एक बिन बुलाया मेहमान भी चेन्नई आया, जिसे न आनंद ने बुलाया न कार्लसन ने। उसकी खबर मिलते ही आनंद की टीम ने उसके दरवाजे पहले 2 मैच के लिए बंद कर दिए। अगर वह आंखों के सामने होता तो आनंद अवश्य हार जाते। कार्लसन की टीम भी उससे नहीं मिली, लेकिन सब हैरान थे कि यह आखिर चेन्नई में करने क्या आया है। वह अवांछित आगंतुक कोई ऐरा गहरा तो था नहीं। शतरंज के दूसरे बादशाह और आनंद के दुर्विरोधी चराब गैरी कास्परोव मॉस्को से चेन्नई पधार। सम्मोहन। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल का एक छोटा और वीरान देश है, जहां की कुल जनसंख्या चेन्नई की 3/4 है। अगर शीतकालीन खेलों को छोड़ दे तो किसी भी विश्व स्तर के खेल में इनकी पैठ नहीं। शतरंज में जहां भारत के 50 ग्रैंड मास्टर हैं, नॉर्वे के मात्र 8 हैं। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी विश्व विजेता बनने वाला हो तो पूरा देश सड़क पर क्यों ना हो। हर दुकान, हर गली में शतरंज था। बैंकों का काम ठप पड़ गया क्योंकि सभी कर्मचारी शतरंज देखने लगे थे। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए शतरंज महज एक खेल था। चुनाव निकट थे, भाजपा ने अपना नया प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुना था और अखबार राजनीति की खबरों से भरे थे। हालांकि आनंद कार्लसन मैच को पहले पृष्ठ में जगह मिल जाती, लेकिन राजनीति के समक्ष यह शतरंज गौण था। कार्लसन के साथ पूरा देश था, जबकि आनंद के साथ ऐसी कोई लहर नहीं थी। और रूसी चाणक्य भी तो थे। कास्परोव को खेल में प्रवेश नहीं मिला तो बाहर प्रेस के माध्यम से आनंद का मनोबल गिराने लगे। उन्होंने कहा, अब शतरंज को नए बादशाह की जरूरत है, हम अब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन बूढ़े आनंद भी कम खतरनाक नहीं थे। पहले ही मैच में मात्र 16 चालों में कार्लसन घुटने पर आ गए। उन्हें हाथ खड़ा कर ड्रॉ की मांग करनी पड़ी। विश्व विजेता का स्वप्न संजोए कार्लसन का आत्मविश्वास पहले दिन ही हिल गया। आनंद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। अगली बाजी आनंद की होगी, यह बात लगभग तय थी।
कास्परोव ने एक किताब लिखी है हाउ लाइफ इमिटेट्स चेस। उनका कहना है कि शतरंज से आदमी का चरित्र झलकता है। बॉबी फिशर और कास्परोव की तरह कार्लसन भी मात्र जीतने के इरादे से खेलते हैं। हारने पर उनकी नींद उड़ जाती है। आनंद अगर जीतने के लिए खेलते भी हैं तो दिखाते नहीं और हार कर मुस्कुराते रहते हैं। कार्लसन कहते हैं कि दुनिया के सभी शतरंज खिलाड़ियों में सबसे कोमल हाथ विश्वनाथन आनंद का है। वह हाथ मिलाते हैं तो लगता है कोई दोस्त गप मारने आया है, शतरंज खेलने नहीं। कास्परोव इतनी सख्ती से कुटिल मुस्की देते हाथ मिलाते हैं कि विरोधी घबरा जाते हैं। मशहूर खिलाड़ी नाकामुरा ने एक बार कहा, कार्लसन आंखों से सम्मोहित करते हैं। मुझे काला चश्मा दिया जाए जब भी मैं कार्लसन से खेलूं। यह और बात है कि काला चश्मा लगाकर भी वह हार गए। तो जब मधुर आनंद और मायावी कार्लसन की दूसरी बाजी हुई तो आनंद एक जीता हुआ खेल भी बस इस भय से नहीं खेले कि वह हार जाएंगे। पहले ही E4 चाल में कार्लसन का अप्रत्याशित C6 उन्हें डरा गया। वह जीत रहे थे लेकिन 18वीं चाल में जानबूझकर एक दूसरे के वजीर मारकर खेल ड्रॉ करा दिया। दूसरे ड्रॉ के बाद यह लगने लगा कि आनंद जीतने के बजाय बस किसी भी तरह अपना ताज बचाना चाहते। लेकिन अगले खेल से दर्शक दीर्घा में कास्परोव भी होंगे तो क्या शतरंज अपना काला इतिहास दोहराएगा? ट्वाइलाइट गेट। शतरंज की दुनिया में एक विभाजन के जिम्मेदार गैरी कास्परोव ही थे जब भ्रष्टाचार के आरोप के कारण दो समूह बन गए थे। तो उस समय से दो शतरंज चैंपियन बनने लगे। लेकिन 2006 ईस्वी में दोनों चैंपियनों व्लादिमीर क्रामनिक और टोपालोव के मध्य मुकाबला रखकर शतरंज को एक करने का फैसला हुआ। इस मुकाबले में एक अजीब बात हुई। क्रामनिक एक मैच के दौरान 50 बार शौचालय गए। टोपालोव ने इल्जाम लगाया कि वह शौचालय जाकर कंप्यूटर की मदद ले रहे हैं। क्रामनिक इसे नकार कर विजेता घोषित हुए। हालांकि जल्द ही उन्हें अपना ताज विश्वनाथन आनंद को सौंपा। चेन्नई में आनंद और कार्लसन का तीसरा मैच भी ड्रॉ हुआ। अब तक गैरी कास्परोव का प्रवेश निषेध खत्म हो चुका था और वह अब दर्शकों के सामने नजर आ रहे थे। आनंद तनाव में आ गए थे और इसी मध्य कार्लसन का पेट खराब हुआ। वह बार बार शौचालय जाने लगे। आनंद ने इसका विरोध नहीं किया और वह खेलते रहे। चौथी बाजी ड्रॉ रही। पांचवी और छठी आनंद झटके में हार गए। इस ट्वाइलाइट गेट पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की और आनंद ने भी यही माना कि वह बुरा खेले। कास्परोव ने ट्वीट किया, अब अगर कार्लसन पागल हो जाए तभी हारेगा। छठी बाजी के बाद आनंद की हार सुनिश्चित कर कास्परोव मॉस्को निकल गए तो आनंद ने प्रेस में कहा, एल्विस प्रेस्ले चेन्नई से चले गए, अब हम खेल शुरू करें। नॉर्वे के अखबार में खबर छपी कि चेन्नई के टाइगर अब भी खेल में वापस लौटकर कार्लसन को मात दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन विश्वनाथन आनंद की हार तय हुई, सचिन तेंदुलकर ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। देश से शतरंज का जुनून कुछ समय के लिए जाता रहा। आनंद के समय जहां 35 ग्रैंड मास्टर हो गए थे, आनंद के बाद कुछ वर्षों तक 10-15 ही हुए। वह भी इसलिए कि आनंद अभी पूरी तरह गिरे नहीं। मेरी एक और थ्योरी है कि शतरंज का राजा विश्व का राजा होता है। विश्व युद्ध से पहले राजा यूरोप था। फिर जब लाल सेना ने जंग जीती तो दशकों तक रूस का राज रहा। इस सत्ता पर सबसे पहली चोट शीत युद्ध के समय अमेरिका के बॉबी फिशर ने रूस के बोरिस स्पासकी को हराकर की। अमेरिका सोवियत पर विजयी हुआ। सोवियत टूटने के बाद रूस के हाथ से भी सत्ता जाती रही। ऐसे वक्त एक तेजी से उभरते देश भारत ने सत्ता संभाली। भारत प्रगति करता गया और शतरंज का ताज भी भारत के सर पर। इस श्रृंखला का मूल बिंदु यही है। इन शतरंज के मोहरों में देश की किस्मत छुपी है।